नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग ने अर्थक्वेक्स पे बात की है और अभी एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो भी रिलेटेड टू एक वन ऑफ द हैज़ार्ड है जो कि वॉल्केनिक हैज़ार्ड हम लोग कहते हैं। शुक्र है कि हमारे देश में ये जो हैज़ार्ड है वो इतना नहीं सक्रिय है बिकॉज़ हमारे पास इतने वॉल्केनोज़ नहीं हैं यहाँ पे। इतनी क्या, एक ही है वॉल्केनो हमारे पास जो एक्टिव है, वो भी अंडमान की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। वही एक एक्टिव वॉल्केनो है, बाकी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं है। आप देखेंगे इसमें कि इससे रिलेटेड किस तरह के हैज़ार्ड्स होते हैं, तो उस पर कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, ये माउंट सेंट हेलेंस का है और ये एक्टिव वॉल्केनो है अमेरिका में, जो कि इरप्ट हुआ था और इरप्ट होने की चांसेस आगे भी हैं। तो इन्होंने इससे क्या सीखा और बाकी देशों में भी जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, तो उससे क्या ओवरऑल एनवायरनमेंट पे असर हुआ, क्लाइमेट पे कुछ हद तक असर हुआ और कितने लोगों को वो उससे अफेक्ट किया करके, तो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है प्लेट बाउंड्री की, जो कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का जो लेक्चर था उसमें बात की थी, जहाँ पे कि प्लेट बाउंड्रीज जो हैं उसके उससे अलाइन रहते हैं ये वॉल्केनोस, और ये वहीं बनते हैं जहाँ पे हमारा सबडक्शन हो रहा है और जहाँ पे ओशनिक प्लेट नीचे जा रही। तो ये बहुत ही गहराई में हमने उस समय बात की है इसकी। और ये आप जो ट्रायंगल्स देख रहे हैं लाल कलर के, ये सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं एक्टिव वॉल्केनोस को। और इस एरिया को उस समय भी बात किया था कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है हम लोग इन पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट जो है इसको जो है ये रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहाँ पूरा आपके एक ऑलमोस्ट सेमी सर्कल में आपके पास पूरे वॉल्केनोस अलाइंड हैं। तो सबडक्शन होना ज़रूरी है और ओशनिक प्लेट सबडक्ट कर रही है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब कंज्यूम होगी, मेल्ट होगी, तभी आपके सरफेस पे वॉल्केनोस दिखेंगे करके। ये वॉल्केनोस को अगर एक तरह से डिफ़ाइन किया जाए, और पिछला जो हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने लिक्विफैक्शन की बात कर रहे थे, ग्राउंड डिफॉर्मेशन की और ग्राउंड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको एक पिक्चर दिखाया था जिसमें सैंड बॉयल की बात की थी और सैंड ब्लो की बात की थी। ये उसी तरह का है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्केल पे है। वो आपको 1-2 मीटर का, 1.5 मीटर का मिल सकता है, लेकिन ये आपका काफ़ी बड़ा हो सकता है साइज़ में। तो वॉल्केनोज का अगर बात करें तो वॉल्केनो इज़ टिपिकली अ कोन शेप्ड हिल और माउंटेन फॉर्म्ड एट अ वेंट फ्रॉम विच मोल्टन रॉक्स मतलब आपका मैग्मा जो है वो बाहर आता है। और मैग्मा सिर्फ बाहर नहीं आता, इसके साथ साथ मैग्मेटिक गैसेस भी बाहर आते हैं और रॉक के फ्रैगमेंट्स भी बाहर आते हैं करके। तो उसको अलग अलग उसमें बांटा गया है। कुछ को कहते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो, या तो कुछ जस्ट वॉल्केनोज जो हैं ऐश फेंकते हैं, तो उसको ऐश भी एक बहुत ही फाइन ग्रेन मटेरियल बाहर आता है, तो वो उसको वो भी ये प्रोसेस में पाया जाता है करके। तो बेसिकली जो है ये एक कोनिकल शेप में दिखेगा आपको, हिल्स होगा। और जो कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे ठंडा मौसम है, वो तो इस पे अगर, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो अगर इसमें आपको स्नो कैप्स भी मिलेंगे, स्नो भी मिलेगा उस पे करके, तो उसका भी एक खतरा बना रहता है कि अगर मान लो कि कुछ ऐसे देश हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये जो कोन है, वॉल्केनिक कोन है या हिल है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वहाँ पे इसका जो हज़ार्ड है वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा करके, क्योंकि वो एक तरह का डेब्रीज फ्लो जनरेट करेगा, या तो हम कह सकते हैं कि स्लरी जनरेट करेगा स्नो मेल्ट की वजह से। तो वो भी एक एडिशनल खतरा रहता है वहाँ पे। वंस द मैग्मा रीचेस द सरफेस, उसको हम लोग कहते हैं लावा। तो लावा फ्लो जो है वो भी है, और इसमें डिफरेंट लावा फ्लोज के बारे में भी बात किया है। कुछ अगर विस्कस लावा है या विस्कोसिटी उसमें लावा में कम है, तो उसके बेसिस पे भी इसका हज़ार्ड का एनालिसिस किया जाता है करके।
ये कुछ कहानी है सेंट माउंट हेलेंस की, तो उसको हम दर्शाते हैं। ये इन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया है वहाँ पे, और ये म्यूज़ियम जो है वो एक फेमस जियोलॉजिस्ट थे जो कि इसका एक इरप्शन हुआ था उसको कवर कर रहे थे। तो उस समय उनकी डेथ हो गई वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। तो उस उन्हीं की याद में एक पूरा एक यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है, और म्यूज़ियम के साथ साथ ऑब्जर्वेटरी भी है जो कि ये सेंट माउंट हेलेंस जो वॉल्केनो है उसको मॉनिटर करती है करके। और जिसे हमने पिछली बार बात की थी अपने लेक्चर में कि जब भी अर्थक्वेक आता है और या तो उसमें आप हम लोग बात कर रहे थे पी वेव वेलोसिटी की स्लो डाउन होती है फिर गेन करती है, और वो बातें थी। यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि अगर आपका वॉल्केनिक इरप्शन होना का शुरू होने वाला है, तो जब मैग्मा मूव करता है ऊपर, तो जो मूवमेंट है वो आपके छोटे 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 अर्थक्वेक्स में तब्दील होते हैं। तो वो अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाते हैं, और अगर अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स अगर बढ़ गए, तो देन दे प्रिडिक्ट दैट देयर इज एन गोइंग टू बी एन इरप्शन इन दैट एरिया। तो इसका ऑब्जर्वेटरी का नाम उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था डॉक्टर जॉनस्टन। जो जॉनस्टन रिच ऑब्जर्वेटरी इसका नाम दिया है। जो ये वाला जो मॉडल है ये हम लोग देख रहे हैं, ये पोर्शन आप देखेंगे, ये पोर्शन में ये हिस्सा जो है ये इसका आपका टूटा हुआ है, पूरा निकल गया है करके। तो दूसरा जो चित्र है वो हमने अपसाइड डाउन है जो कि फिगर है, ये मैप जो है जहाँ पे हम लोग जॉनस्टन, तो जॉनस्टन रिज यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे इसको व्यू कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है ये इस तरह से व्यू है, ये जॉनसन रिज है जो पिछले फिगर में दिखाया गया था। तो ये जो डोम है, इसको डोम ज़्यादातर इसको कहा जाता है डोम। तो ये डोम जो है ये काफ़ी ऊंचाई पे है, और इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो एक वॉल्केनिक इरप्शन में पूरा टूट गया था, और उसकी वजह से काफ़ी आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं करके। तो ये तस्वीरें हैं वहीं की हैं आपकी, जो अभी रीसेंट तस्वीरें हैं, मतलब है तो करीब करीब 10-15 साल पहले हमने इसको लिया था, लेकिन ये अभी की स्थिति है इसमें। तो ये इसका जो हम लोग ऊपर का हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा कहते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। ये कुछ इस शेप का होता है आपका। तो ये क्रेटर जो है ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं ये बहुत क्लोजली। और यहाँ पे जो म्यूज़ियम ही सिर्फ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेटरी ही नहीं है, लेकिन उसके आसपास के इलाके में जो फॉरेस्ट एरिया था, जो तो उसको जो अफेक्ट किया था उसने, उसको भी इन्होंने प्रिजर्व किया है करके। तो ये वॉल्केनो जो था ये करीब करीब एक शतक तक पूरा, मतलब सेंचुरी में या पूरा आपका चुपचाप बैठा रहा, इसमें कुछ असर नहीं, कुछ नहीं था, कुछ मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। बट लेकिन एक समय आया जब मैग्मा मूव करना शुरू किया, इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो बल्जिंग होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कि डोम फॉर्म होना शुरू हुआ। तो मतलब आपका ये कुछ क्रेटर है, क्रेटर के अंदर आपका ऐसा हिस्सा बैठा हुआ है, लेकिन जब ये मैग्मा मूव करना शुरू हुआ है इसमें ऊपर, तो ये पोर्शन जो है ये उठना शुरू हुआ इस तरह से। तो इसने ये डोम बनाना शुरू किया आपका। तो ये पोर्शन जो है इसमें देखा, और इन्होंने ये पाया कि 1980 में ये इरप्ट हुआ, और उससे पहले काफ़ी अर्थक्वेक्स आए, और वो करीब करीब 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स थे, वो उसको रिकॉर्ड किया गया। हॉट रॉक प्लस ऐश फ्लोट डाउन विथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी स्पीड करीब करीब थी 600 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसका जो मैग्मा ऊपर आया, जो कि रॉक फ्रेगमेंट्स और ऐश को लेके आया पूरा, तो वो इसकी टेम्परेचर इतना था, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो करीब 1000 किलोमीटर पर आवर की थी। ऑलमोस्ट एक हम लोग कहते हैं जेट प्लेन की स्पीड है ये वाली करके। तो उससे ये बाहर आया। मोर देन 620 स्क्वायर किलोमीटर, 620 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट होता वो पूरा उसने तहस नहस कर दिया पूरा करके।
और ये जो बात मैं कह रहा था कि इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका स्नो कवर है, यहाँ पे ये स्नो है। तो इसने एड ऑन हज़ार्ड पैदा किया, जिसकी वजह से ये एक मलबे में शॉर्ट ऑफ हम लोग कहते हैं कि ये डेब्रीज फ्लो में जनरेट हो गया, और इसकी उसी के साथ इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। तो ये एक हम लोग कह सकते हैं बाढ़ में जब सेडिमेंट्स कैरी करती है नदी, तो उसी तरह से इसका भी वो देखने को मिला करके। तो इसका टेम्परेचर करीब 600 डिग्री के आसपास था, और स्पीड जो थी वो 1000 किलोमीटर पर आवर की थी, और 620 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया था स्क्वायर किलोमीटर, वो पूरा उसने तहस नहस कर दिया। वॉज लेवल्ड एंड द ट्रीज वर स्वेप्ट। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ये देखा कि जो फ्लो डायरेक्शन थी उसको भी क्यों ना हम लोग प्रिजर्व करें। तो इन्होंने इसको, इस एरिया को पूरा मतलब अनटच रखा है, जो कि ये आप देख सकते हैं कि सारे जो ट्रीज़ हैं ये अब आपका एक ही डायरेक्शन में है सारे। तो ये एक डायरेक्शन इनका था जहाँ से आपका लावा और हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लो था डेब्रीज का वो इस डायरेक्शन में रहा। और ये अर्थक्वेक्स हैं जो कि जब हुआ था तब आए थे, तो उसका रिकॉर्ड दिखाया गया है इसमें कि तब इतने सारे अर्थक्वेक्स आना शुरू हुए। तो दैट आल्सो हेल्प्ड इन प्रिडिक्टिंग दिस थिंग। ये बात की बात है ये वाली, लेकिन अभी भी वोल्केनिक इरप्शंस का ये रिकॉर्ड करते हैं। ये तब के रिकॉर्ड हैं जो कि प्रिजर्व किया गया है वहाँ पे करके। अभी भी वोल्केनिक अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है मैग्मा की मूवमेंट की, तो वो इस तरह के अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करती है करके, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब 1980 का ये अर्थक्वेक था, उसके बाद अभी जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये जो क्रेटर है, ये पूरा आपका जो क्रेटर है, और इसके सेंटर में आप ये देखेंगे तो ये आपका डोम बन रहा है करके। तो इसका मतलब है कि आपका वॉल्केनो जो है ये आपका मैग्मा मूव करना शुरू हुआ है, और ये धीरे 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 इसको बढ़ाएगा करके, और समय आएगा तो ये पूरा टूटेगा आपका करके। तो ये प्रोसेस जो है ये इसको पूरा ये मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकें इसको। तो ये पोर्शन आप देखेंगे तो ये है आपका क्लोजअप व्यू है इसका पूरा, कि सेंटर में ये वाला पोर्शन जो है इसको आप देख रहे हैं, ये वाले को, ये डोम है आपका जो बन रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करते हैं अर्थक्वेक्स की। ये मैग्मा को तो जाके देखा नहीं जा सकता है करके, लेकिन ये इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये डोम कितना इसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं करके, उसको भी ध्यान रखते हैं और अर्थक्वेक मॉनिटर करते रहते हैं। फ्रॉम 2004 to 2006 renewed activity in Mount St. Helens crater showed deep magma slowly pushing up a dome of rock that had solidified in the vent since the climatic eruption of 1980। ठीक है, तो ये 1980 में 1980 में ये वॉल्केनिक eruption हुआ, उसके बाद जो है आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, और 2004-2006 में फिर से इसमें ये देखा गया कि इसमें धुआं उठना शुरू हुआ था और कुछ मैग्मा का मूवमेंट हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर वॉल्केनोज को अगर हम डिफाइन भी करते हैं तो वो क्या है करके, जिस तरह से पहले एक स्लाइड में हमने बात की कि एक आपका जो वेंट है उससे मैग्मा ऊपर आता है और फिर सरफेस पे आके वो लावा हम लोग कहते हैं उसको। तो इसको और भी तरीके से कहा जा सकता है कि एक गैप इन अर्थ क्रस्ट, बिकॉज ये डीप उससे आता है। और जो बात हम लोग ने पहले भी की है कि आपका अगर एक सबडक्टिंग प्लेट है आपके नीचे और ये ओवरराइडिंग प्लेट है आपके पास, तो आपका जो है ये मेल्ट होने से ये जो है ये ऊपर आएगा आपका करके, और आपके वॉल्केनिक इरप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे करके। तो ये सबडक्शन जोन में ही होगा ये वॉल्केनिक इरप्शंस। और दूसरा कहाँ पे होगा वॉल्केनिक इरप्शंस, तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो मैग्मा सरफेस पे आएगा वो स्प्रेडिंग सेंटर्स पे होगा, उसकी भी हमने बात प्लेट टेक्टोनिक्स में की थी। सो इट इज अ conical mountain formed around the vent through which molten mass
कम्स आउट टू द सर्फेस। ये बड़े सरल भाषा में इसको कहा गया है कि वॉल्केनोस क्या होते हैं करके। तो आपके पास जो है ये एक वेंट है, सबसरफेस से आ रहा है, जहाँ पे आपका सबडक्शन हो रहा था ये उससे आ रहा है करके, और ये सरफेस पे आपका जो है ये एक सॉर्ट ऑफ एन हिल टाइप बनाता है करके। तो ये एक बहुत ही सरल भाषा में एक इसका एग्जाम्पल या तो हम कहें डेफिनेशन है करके। हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर देखते हैं तो ये जिस एरियाज़ में और जिस प्लेट्स में ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, वहाँ के आप एविडेंस आप देखें कि ये बिल्कुल डेडली इवेंट्स आ रखे हैं, और उस ज़माने में, पुराने ज़माने में, और कुछ रीसेंट भी अर्थक्वेक्स के वजह से और प्लेट मोशन की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, वो आपके 2010 के आसपास का। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे अफेक्ट क्या है, इसमें आपका यहाँ पे पूरा लोकेशंस के नाम दे रखे हैं ये वाले, और ये उसके वर्ष दे रखे हैं क्या है, और अफेक्ट क्या हुआ था उसके बारे में बात किया है यहाँ पे। तो ये देखें तो सबसे पहला जो है आपका वेसुवियस इटली में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वो 78 एडी में हुआ था, और ये पंपई करके एक जगह है उसको पूरा तहस नहस कर दिया था यहाँ पे, और सिटी वॉज बरीड बाई वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड द रेसिडेंट्स कवर्ड इन 1595। तो ये 16,000 लोगों को इसने मारा था वहाँ पे। और इसी तरह का दूसरा जो है ये आपका करीब करीब 1815 में हुआ था, और ये जो है तंबोरा इंडोनेशिया का वॉल्केनो था, और ये उसी पोर्शन में आता है जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, जिस एरिया को कहा गया। तो इंडोनेशिया हमारे यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, और इसने क्या किया था, इसने ग्लोबल कूलिंग कर दिया था, किल्ड अराउंड 10,000 पीपल। तो इसने इसकी जो ऐश जो हवा में गई, उसकी वजह से करीब करीब मतलब आपका 1 वर्ष तक जो है एरिया बिल्कुल ठंडे में रहा, क्योंकि सूरज की किरणें नहीं जमीन धरती पे आ सकती थी, और उसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है, मतलब पूरे ग्लोब में जो है, वो हम लोग समर नहीं देख पाए करके, क्योंकि वो था ही नहीं। तो जो हम लोग इसकी बात भी की थी कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात करते हैं, और अगर हम लोग कहते हैं कि भाई आपका शॉर्ट वेव्स आती हैं, लॉन्ग वेव्स बाहर जाती हैं करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये तो आपकी किरणें आई नहीं थी ज़मीन पे और धरती पे, तो आपको कुछ इसका असर नहीं। तो इसने जो है ग्लोबल कूलिंग का काम किया उसमें उस समय करके। तो ऐसे ही कुछ इवेंट्स और भी हैं इंडोनेशिया के। कराकटाऊ है, ये 1883 का है। इसका वॉल्केनिक इरप्शन काफ़ी तगड़ा था, ट्रेमेंडसली एक्सप्लोसिव, 36,000 लोगों को मारा था इसने। और क्योंकि ये वॉल्केनोज जो हैं ये सबडक्शन जोन्स हैं, और सबडक्शन जोन्स जहाँ पे आपके हैं ओशनिक प्लेट, तो ओशन तो है आसपास उसके, तो ओशन होने के कारण ये सुनामी भी जनरेट किया, क्योंकि इसने जो मलबा निकला और जो मलबा खिसक के जो समुद्र में गिरा, उसकी वजह से इसने सुनामी भी पैदा की। एक तो हम लोग कहते हैं कि सुनामी जब पैदा होती है आपका डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है सब सरफेस, लेकिन जो हम लोग सुनामी पे बात करेंगे, और वो टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि वो फ्लड्स में इंक्लूड किया जाए, ताकि क्योंकि वो कोस्टल फ्लडिंग एक तरह से हम लोग कहते हैं, उसका कॉज जो है, कारण जो है वो तो अर्थक्वेक है, लेकिन वो फ्लडिंग जो है कोस्टल एरियाज़ में उसको डैमेज, उसकी वजह से डैमेज होता है। तो हम लोग उसमें वो टॉपिक पे जब फ्लड्स की बात करेंगे तब हम लोग सुनामीज़ की भी बात करेंगे उसमें। तो एक पूरा लेक्चर जो होगा, या 1 या 2 लेक्चर जो हैं, हम सुनामी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं वापस, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ये कराकटाऊ का जो इरप्शन था 1883 का, उसमें जो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो था उसका वॉल्केनो का कोन का, वो आपका समुद्र में धंसा, गिरा, और उसकी वजह से आपकी सुनामी भी आई, तो उसने भी काफ़ी लोगों को मारा करके। उसके बाद आता है आपका माउंट पेली का है, और ये 1902 का है,
ऐश फ्लो अगेन 30,000 लोगों को मारा है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ तो 200 साल पहले की या 150 साल पहले की बात है, कुछ 200 साल पहले की बात है। अभी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर ये वॉल्केनिक इरप्शंस अब होते हैं तो ज़्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो इसी तरह से कुछ और भी हैं जिसमें चिली का है, एक अर्थक्वेक है वल्रिका का, तो वहाँ पे ये 1963-64 का है। तो इसमें तो इवैक्यूएट कर दिए गए थे लोग, ज़्यादा इसमें अफेक्ट नहीं हुए थे। दूसरा है माउंट सेंट हेलेंस, जो कि अभी बात कर रहे थे हमने। इसने डेब्रीज एवलांच को ट्रिगर किया, लैटरल ब्लास्ट एंड मड फ्लो हो गया एक तरह से। मतलब कि हम जो कह रहे थे कि आप अधिक वर्षा में अगर फ्लडिंग स्टेट आ जाता है तो पूरा मलबा जो है वो नदी लेके चलती है। तो इसी तरह से ये कुछ इसका दृश्य था उस समय। ज़्यादा लोग नहीं मरे थे क्योंकि उस एरिया में जानकारी थी इनके पास पहले से कि ये एरिया एक्टिव वॉल्केनो का है। तो वहाँ पे कोई भी रिहायशी इलाके नहीं थे, लोगों को वहाँ पे सेटल होने नहीं दिया था उन्होंने उससे उनको दूर रखा था। और वो अभी भी वो एरिया जो है पूरा कॉर्डन्ड एरिया है। सिर्फ कुछ लोग जाते हैं जो कि लकड़ी वकड़ी का वो लेने के लिए, बाकी किसी को बसने नहीं दिया वहाँ पे, कोई बसा नहीं है वहाँ पे दूर दूर तक। तो इनको एक आइडिया है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को, कि कितना एरिया इसकी चपेट में आ सकता है। तो उस हिसाब से उसका रिस्क जो है वो कम करने की कोशिश की गई है। फिर आता है दूसरा जो बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, वो 1991 का है। ये हिस्टोरिकल तो नहीं कहेंगे, तो रीसेंट हो गया, अभी का ही है करके। ये माउंट पिनाटुबा करके है, फिलीपाइंस का है ये करके। और ये आप सब देखेंगे आप, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं, इस तरह के बड़े जो इवेंट्स हुए हैं, वो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही हैं। ये पिनाटुबा ने जो इसमें भी इसका ये हुआ था कि काफ़ी तगड़ा एक्सप्लोजन था। ऐश फ्लो हुआ, मड फ्लो हुआ, कंबाइंड विद टाइफून किल्ड मोर देन 740 पीपल, several thousand people were been evacuated। फिर आता है आपका चिली का है, वो भी 2008 का है ये वाला कर। तो इसने तो जो ऐश इसने हवा में फेंकी और जो एक्सप्लोजन हुआ, पायरोक्लास्टिक फ्लो था ज़्यादातर इसमें, रॉक फ्रेगमेंट्स भी बाहर आए थे। 5,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। और इसकी जो ऐश जो हवा में गई, उसकी वजह से जो एविएशन था, एयरलाइंस थी, वो एक सप्ताह के लिए बंद कर दी गई थी। वहाँ पे उनको मना कर दिया गया कि नहीं उड़ो, क्योंकि उसकी जो कण हैं जो ऐश के, वो आपके इंजन्स को प्रॉब्लम कर सकते हैं, और उसके लिए उनको बंद कर दिया गया। और इसी तरह के आइसलैंड में एक और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ 2010 में। और इसमें भी ऐश जो थी हवा में जब गई, तो इसने एयर ट्रैफिक जो था उसका, उस एरिया का, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न यूरोप का, वो कई सप्ताह तक उसको बंद करना पड़ा था करके वहाँ पे। और इसका रीज़न भी वही था करके। तो ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है। इवेंट्स के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है ये अफेक्ट इसने कुछ हद तक एनवायरनमेंट को भी किया, और ज़्यादातर आपका जो है ये अभी, क्योंकि अभी हम लोग जो हैं उन टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि हमारे पास एविएशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको भी ये अफेक्ट करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दी एटमॉस्फेयर करके। इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस जो था इटली में, जो AD 79 का था, इन्होंने पूरा एक म्यूज़ियम बना रखा है जहाँ पे कास्ट जो हैं लोगों के देखने को मिलते हैं, जो कि दर्दनाक है, लेकिन इसको प्रिजर्व किया है और इसका एक सॉर्ट ऑफ एन म्यूज़ियम बनाया है कि लोग समझें कि क्या हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शंस में। सो माउंट वेसुवियस इरप्टेड in AD 79, a kind of a pyroclastic flow, destroyed the Rome town, जो रोम है उसको भी इसने तहस नहस कर दिया था, of Pompeii and
हेरिकुलन, और ये वाला इसने करीब 16,000 लोगों को मारा। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड द रिमेन्स ऑफ सम 2000 पीपल सफोकेटेड, और जो दोज हु वर किल्ड इन इरप्शन, और इनके बिल्कुल प्लास्टर ग्लास मोल्ड्स आपको दिखते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनके पास कोई मौका नहीं था। तो आप ये एक फ़ोटो है, इसमें देख सकते हैं कि लोग सोए हुए हैं और उसी पोजीशन पे वो ख़त्म हो गए करके। जो प्लास्टर क्लास था, इसमें आपको जो है इन्होंने एक ये वाला जो है जिसमें एक एडल्ट है, एक बच्चा है और कुत्ता भी है इसमें, उसकी वही पोजीशन में डेथ हो गई करके। सो पोम्पई वॉज बरीड बाई अप टू 3 मीटर, 3 मीटर थिक ऐश था, और प्यूमिस था। प्यूमिस एक स्टोन है जो कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत लाइट रहता है। और ये हरिकुलम में जो था, ये वॉज इवैक्यूएटेड फ्रॉम बीनीथ 20 मीटर्स, 20 मीटर गहराई से इसको जब खोदा गया, क्योंकि ये 78 में आया, उसके बाद काफ़ी एरिया में डिपोजिशन हुआ और ये था पूरा करके। तो ये इसका लोकेशन था वेसुवियस का। और पोम्पई शहर जो है वो, और ये दूसरा वाला शहर, ये बिल्कुल इसके करीब बैठा हुआ है करके। तो ये दोनों को इसने काफ़ी अफेक्ट किया था करके। अब आते हैं आपका तंबोरा का है, इंडोनेशिया का है, जिसने करीब 1815 का है, 10,000 लोगों को मारा इसने करके। तो ये वहाँ का डेडली वॉल्केनो है, जिसमें भी काफ़ी कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि उसी पोजीशन पे पाए गए थे जहाँ पे जिस तरह से पंपाई का हुआ था करके। ये आपका आइसलैंड का है, जिसमें इन्होंने, ये 1902 में इरप्ट हुआ था, तो उनके पास कुछ इसकी तस्वीरें भी थी। और इसका जो पास में जो शहर था बसा हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग अभी नहीं बसते हैं वहाँ पे, लोग बसते हैं, क्योंकि उसका एक एडवांटेज भी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे बसते भी हैं। और इरप्शंस जब भी हो, अगर वहाँ मॉनिटर किया जाता है, तो उसको हम लोग अच्छे से लोगों को इवैक्यूएट भी कर सकते हैं वहाँ पे। फिर एक आपका माउंट सेंट हेलेंस का था, इसको हम देख लेते हैं एक बार क्योंकि, तो ये पहले की तस्वीर है जो 1980 के पहले की है, और ये 1980 के बाद की है जब वोल्केनिक इरप्शन हो गया। तो इसमें ये देखा गया कि पूरा पोर्शन आप देखें, इसको कंपेयर करें, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये पूरा निकल के मतलब हवा में उड़ गया था पूरा, इसको ब्लास्ट कर दिया था इसने करके। तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द इरप्शन मच ऑफ द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंपोजिट वॉल्केनो, ये कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स में इरप्ट होकर ये धीरे 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 बनता है करके, वॉज ब्लोन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द समिट वॉज रिड्यूस्ड बाई 400 मीटर्स, मतलब 400 मीटर का जो समिट था इसका, हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये अगर ये पोर्शन जो है ये करीब करीब 400 मीटर का है, ये 400 मीटर का एरिया जो था, पूरा पोर्शन था, ये पूरा ब्लास्ट हो गया पूरा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इससे आपका मलबा निकला होगा। तो ये पहले इसका जो हाइट थी, जो एलिवेशन था, वो करीब 9677 फीट था, और उसके बाद ये करीब 8363 फीट आफ्टर, और ये 1300 फीट के आसपास ये रिमूव हो गया पूरा। तो ये मतलब जो वॉल्केनिक एरप्शंस हैं ये काफ़ी डेडली होते हैं और काफ़ी अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को भी कुछ हद तक, और जो लोगों को भी अफेक्ट करते हैं, आसपास की जो सिटीज़ हैं। तो कुछ एरियाज़ में तो इसको अवॉइड किया जाता है, बसने नहीं दिया जाता है। तो ये वाला जो है ये कराकट्टाओ का है, आपका इंडोनेशिया का है, जो हमने ये हिस्टोरिकल इवेंट्स में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी करके। तो ये वॉल्केनो जो है ये आप देख सकते हैं कि ये भी जो है बिल्कुल ओशन के पास है, और ये आपका इंडियन ओशन ही है करके, ये इंडियन ओशन के पास ही है। और ये इसमें आप जब वॉल्केनिक eruption हुआ 1883 में, तो इसमें क्या हुआ, वन ऑफ द डेडलीस्ट इवेंट इन इंडोनेशिया, अभी तक का सबसे खतरनाक जो हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में है ये वाला इवेंट। ये हुआ था 26 अगस्त 1883 को, स्टार्टेड विथ थोड़ी सी इसमें कह सकते हैं कि ये जो ऐश जो है वो बाहर आई,
और उसके बाद ऐश के बाद ये एक्सप्लोड हो गया पूरा करके। एक्सप्लोजन जो था उसकी आवाज़ करीब करीब 4,600 किलोमीटर तक दूर सुनाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि धरती का फटना जो है ये कितना खतरनाक था। इतनी दूर तक आवाज़ इसकी सुनाई दी गई और सुनामी भी आई इसमें। और ये सुनामी अगर यहाँ पे आई है और जनरेट हुई है तो इसने इंडियन पेनिनसुला हम लोग कह सकते हैं, क्या तो ये अंडमान निकोबार में भी इसने अफेक्ट किया था। तो ये हमारे लिए भी खतरा है। भले हमारे देश में और एरिया में वॉल्केनोज नहीं है, जैसे एक ही है वॉल्केनिक बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान की श्रृंखला में है, लेकिन अगर वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है जो कि काफ़ी बड़े वॉल्केनोज हैं, वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में, उसका असर हमें भी पड़ सकता है। सो अफेक्ट वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। इसका करीब करीब 20 किलोमीटर आपका क्यूबिक किलोमीटर, काफ़ी बड़ा एरिया मतलब मलबा है ये करके, ऑफ डेब्री वॉज इजेक्टेड ड्यूरिंग द इरप्शन। और इसने और क्या किया था, टेम्परेचर अराउंड द ग्लोब वॉज ड्रॉप्ड बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग बात करते हैं कि अरे हम लोग एयर कंडीशन में आ गए तो हम लोग ठंडे में, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर भी अगर पूरे प्लैनेट पे कम करना है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इट्स अ ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। तो ये ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी था, ये हमेशा के लिए नहीं रहा, लेकिन इसने काफ़ी असर किया था पूरी दुनिया पर करके। तो ये उस समय का 1883 का सबसे खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन था इंडोनेशिया का। तो कराकटाव पे के आगे दूसरे वॉल्केनोज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और अभी रिसेंट इसी के इंडोनेशिया के एरिया में ही एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और ये वॉल्केनिक इरप्शन था, इसका नाम दिया गया है अनक। अनक, जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, वो कहते हैं कि ये कराकटाव का बच्चा है। तो ये एक जो है उसी की जो कराकटाव वॉल्केनो है उसी की साइड में एक अलग से उसका वेंट बना, जिसकी वजह से ये इरप्शन हुआ, उसी में ये उसी के थ्रू बाहर आया करके। तो उसको हम कैलेंडेरा भी कहते हैं। तो ये उसी का बच्चा है करके। और ये उसके बाद ही बना था 1883 में जब हुआ वॉल्केनिक इरप्शन कराकटाव का। तो ये अनक जो है इसने भी सुनामी पैदा की थी और ये काफ़ी उस एरिया को अफेक्ट किया था इसने। तो काफ़ी बड़ा इसमें भी ये हुआ था कि काफ़ी बड़ा एरिया जो था, पोर्शन और उसका सदर्न फ्लैंक जो था कराकटाव का वॉल्केनिक कोन का, जो वो स्लाइड हुआ था ओशन में और उसकी वजह से इसने सुनामी जनरेट की थी। ज़्यादा लोग नहीं मरे थे इसमें, जो कंफर्मेशन था कि करीब 220 लोगों को इसने मारा था। और तो पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने भी सुनामी जनरेट की थी करके। अब आते हैं पिनाटुबा का जो वॉल्केनिक इरप्शन था फिलीपाइन का। तो इसने भी जिस तरह से हमने बात की थी कि एयर ट्रैफिक को भी असर किया था इसने, 1991 में हुआ था ये। अब और ये वॉल्केनिक ऐश के साथ साथ इसने सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा डाला था। एंड वो करीब करीब जो है इजेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक ऐश एंड सल्फर डाइऑक्साइड अप टू अबाउट 30 किलोमीटर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो 30 किलोमीटर तक इसका पूरा असर ऊपर किया था। तो इसकी वजह से जो एयर ट्रैफिक था उसको बंद कर दिया गया था उस एरिया में करके। सो दिस डस्ट क्लाउड टेम्परली लोवर्ड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इसने असर किया था। एंड द माउंट पिनाटोबा इरप्शन वाज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द 20th सेंचुरी। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा कि ये इस तरह का है। जो अब आजकल हम लोग हवा का प्रदूषण की बात करते हैं, तो ये प्रदूषण इसके वजह से जो है एरोसोल्स जो हैं वो हवा में गए थे। तो एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स जिसको हम लोग एरोसोल्स कहते हैं from the eruption remained in the upper atmosphere and circled the earth
फॉर मोर देन अ ईयर। तो 1 साल तक इसका असर रहा था, इसने ग्लोबल टेम्परेचर को भी असर करा था करके। दूसरा आपका है ये आइसलैंड का है, जो कि हमने बताया था आपको कि ये भी जो है इसकी वजह से, ये 2010 का है और इसने जो है एयर ट्रैफिक को भी अफेक्ट किया था करके। और इसमें भी ज़्यादातर जो देखा गया था वॉल्केनिक ऐश जो है वही हवा में गई थी करके। फिर है आपका ये काफ़ी फेमस वॉल्केनो है जो कि पास्ट में इरप्ट हुआ है, और ये है इसका माउंट फूजी। बहुत ही सुंदर वॉल्केनो है और आप देख सकते हैं कि अगर ये इरप्शन होगा नेक्स्ट टाइम तो ये एरिया बहुत ही सिमिलर आपका है जो माउंट सेंट हेलेंस का सिचुएशन थी, वैसा हो सकता है यहाँ पे। और इसका काफ़ी स्टीप स्लोप है, लेकिन इनको ये पता है कि अगर इरप्शन हुआ तो किस तरफ लावा आपका फ्लो करेगा, ये भी इनको अंदाज़ा है ये जापान में। और इसको भी काफ़ी गहराई से मतलब बहुत डिटेल में इसको मॉनिटर किया जा रहा है करके। तो इसका भी जो हाइट है वो करीब करीब आपका 3776 मीटर हाई है, और लास्ट इरप्शन हुआ था इसका 1707 एडी में करके। अब हमारे देश में अगर हम लोग देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं, जिसको हम लोग ग्रेनिट कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं आपका, और तो ये रॉक्स जो हैं ये तो मिलते हैं हमको। और ये रॉक्स जो हैं आपके डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन एरिया है, दक्कन भी कहते हैं इसको, डेक्कन एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे सिग्नेचर्स हैं इसके करके। तो अभी तो वॉल्केनिक इरप्शंस है ही नहीं वहाँ पे, तो ये कब हुआ था करके। तो एक हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में कुछ स्लाइड्स दिखाई थी और बात की थी हमने एब्सोल्यूट मोशन की, जिसमें हमने बताया था कि जो हवाई आइलैंड की चेन है वो वॉल्केनिक इरप्शन से पूरी बनी है करके। और वहाँ पे जैसे आप आग उसको उससे दूर जाते हैं तो आपको ओल्डर वॉल्केनिक्स जो है, डॉर्मेंट वॉल्केनोस हैं, वो मिलते हैं करके। तो इसी तरह से ये साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स हैं रिसर्च के बेसिस पे कि जब हमारी इंडियन प्लेट मूव होना शुरू हुई साउथ से, फिर वो इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आई, तो आपका तब उस समय उस जर्नी के बीच में वो कोई एक हॉटस्पॉट था, उसके ऊपर से गुजरी है, और इसकी वजह से हमको जो है वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए और लावा फ्लो वहाँ पे मिला है हमको पूरा। एक तो बेस्ट एरिया जो अगर हम लोग देखते हैं डेक्कन का, वो आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और एमपी में है करके। तो ये जो है एरिया जो डेक्कन का है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एरिया पूरा जो है ये आपका वॉल्केनिक रॉक्स आपके हैं। तो ये कहा गया है कि दिस वॉल्केनिक एरिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2 लाख स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडिया, काफ़ी बड़ा एरिया है, एंड वेर फॉर्म्ड नियर द एंड ऑफ 65 मिलियन ईयर्स बैक। ये क्रिटेशियस पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड है। ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी व्हेन द इंडियन कॉन्टिनेंट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द मेन गोंडवाना लैंड, जो हमने बात की थी कि हमारे पास एक गोंडवाना लैंड है, फिर ऊपर वाला पोर्शन को लोरेशिया कहा गया था, तो वही ये बात है। तो ये कहे तो करीब करीब 65 मिलियन ईयर्स बैक ये एक्टिविटी हुई है। दिस ट्रैप्स, इसको डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं हम लोग, गेव गुड बिल्डिंग स्टोन and also yielded very fertile clay loam particularly suitable for cotton cultivation। तो ये एक इसका ये है कि इससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है इस देश में। अब ये देखते हैं कि इस तरह की वॉल्केनिक इरप्शंस और वॉल्केनिक एक्टिविटी जब बहुत अधिक हुई इस धरती पे तो उसने क्या असर किया, ये कुछ बातें हैं हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। तो ये क्रिटेशियस वाला जो पीरियड का बात कर रहे थे वो ये था आपका, ये करीब करीब आपका जो इसका हुआ ये 65 मिलियन ईयर्स का, जो इंडियन वाली बात कर रहे थे हम लोग करके। अब इससे आप कुछ रिलेट कर सकते हैं जिसमें
आप ये देखेंगे तो इसे कह रहे हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। हमारे यहाँ पे एमपी में, मध्य प्रदेश में हमको डायनासोर्स के अंडे मिलते हैं और डायनासोर्स के कुछ स्केलेटन भी देखने को मिले, लेकिन अंडे तो बहुत मतलब डिस्टिंक्टली मिलते हैं वहाँ पे। तो ये वो पीरियड था जब आपका यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए और उसकी वजह से ही इसका एक्सटिंक्शन हुआ यहाँ पे। तो वी हैड डायनासोर्स इन इंडिया ऑल्सो। सो ये एक है कि आपका क्रिटेशियस टर्शरी बाउंड्री कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें हम लोग, तो एक पर्मियन ट्रायसिक बाउंड्री है जो कि करीब करीब 248 मिलियन ईयर्स की बैक में था। तो इसने क्या किया था, द ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन, और ये सारे इरप्शन से रिलेटेड हैं। ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन, 96% ऑफ लाइफ ऑन अर्थ केम टू एन एंड। दूसरा आपका जो है ट्राइसिक ज्यूरासिक बाउंड्री है, ये 206 मिलियन ईयर्स के आसपास हुआ था। इसने करीब करीब नहीं तो 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये पूरा लिविंग, मेनली डायनासोर्स ऑन लैंड, कुछ डायनासोर बच गए थे। तो ये 50% की स्पीसीज जो थी उसको ख़त्म कर दिया था। ये मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे करके। और फिर है आपका क्रिटेशियस टर्शियरी जो कि 65 मिलियन ईयर्स का था, और इसने जो डायनासोर्स थे उनको और उसके साथ साथ दूसरी भी प्रजातियां थी उनको ख़त्म किया करके। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ये दर्शाती है कि वॉल्केनिक इरप्शंस अगर मास स्केल में होना शुरू हुए, लार्जर स्केल में होना शुरू हुए, तो ये पूरे धरती के ऊपर जो सेटलमेंट्स हैं, या तो आप कह लें कि फ्लोरास एंड फौनास हैं, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये पास्ट में हमारे पास ये एविडेंस हैं करके, और फिर उससे पहले भी हुए हैं करके। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग देख सकते हैं कि ना ही सिर्फ कुछ पॉकेट्स में अगर इरप्शंस हो रहे हैं तो वो भी लार्ज स्केल पे तो नहीं करते हैं, लेकिन देखा गया, अब हमने जैसे पिछले कुछ एग्जांपल्स देखे कि कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस थे, उन्होंने 1 डिग्री का टेम्परेचर कम कर दिया गया पूरे दुनिया में, और बाकी लोगों को भी अफेक्ट किया, एयर ट्रैफिक अफेक्ट हुआ उससे। लेकिन ये जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है ऑन मैसिव स्केल, तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुकेंगे और ये शुक्र मनाएंगे कि वी आर फॉर्चुनेट फॉर नॉट हैविंग सच वॉल्केनोज इन इंडिया। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं। अगली लेक्चर में दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।